नमस्कार। आज 1 अक्टूबर है और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है। और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की जब बात होती है तो एक बहुत ही अच्छी तस्वीर सामने आती है कि बहुत से लोग अपनी इच्छा से ब्लड डोनेशन करते हैं और कहा भी जाता है रक्तदान यानी महादान। रक्तदान क्यों ज़रूरी है और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, क्या क्या चैलेंजेस आज भी बने हुए हैं लेकिन लोग खुलकर आ रहे हैं, दान कर रहे हैं ऐसे समय में भी। आइए एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर। कोरोना महामारी के चलते देश भर में रक्तदान में भारी कमी देखने को मिली है। ऐसे में ज़रूरतमंद लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। खासतौर पर थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ल्यूकीमिया रोगियों की रक्त की कमी की वजह से जान का खतरा बढ़ गया है। मौसमी बीमारियां, मलेरिया, डेंगू और कोरोना पेशेंट को दी जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी के चलते भी रक्त की मांग बढ़ गई है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम सब मिलकर स्वेच्छा से रक्तदान करें। इसी के चलते हर साल 1 अक्टूबर को नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है, जिसमें सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं ब्लड डोनेशन कैंप व जागरूकता रैलियों का आयोजन कर लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जब किसी अपने करीबी के लिए रक्त की आवश्यकता पड़ती है तभी हमें इसकी इम्पोर्टेंस और महत्व का पता चलता है। इसलिए ज़रूरी है जब भी मौका मिले रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि रक्तदान है महादान। वाकई रक्तदान महादान है और इसकी इम्पोर्टेंस वाकई तभी पता चलती है जब किसी अपने करीबी को या सगे रिश्तेदारों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तब हमें लगता है कि क्यों ना हम भी जाएं और रक्तदान करें। लेकिन बहुत से लोग अपनी इच्छा से रक्तदान करते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ऐसे ही एक पैनल मौजूद है जो लोगों को प्रोत्साहित करता है, आयोजन करता है और कितने सालों से इस नेक काम में संलग्नित है। चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं इन्हीं हमारे विशेषज्ञों से। हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण चौधरी, जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की हेड, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर वनश्री सिंह, जो है डायरेक्टर ब्लड सेंटर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से, नेशनल हेडक्वार्टर से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर आर.एन. मकरू, जो है प्रेसिडेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन से, रीजनल डायरेक्टर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर किरण, जिस तरह से एक तस्वीर सामने आती है कि कोरोना का समय है, लेकिन ये तो हम हर साल मनाते हैं 1 अक्टूबर। तो आपको क्या लगता है जब हम आज के दिन की बात करते हैं, वैसे 14 जून को मनाया जाता है ब्लड डोनेशन डे, लेकिन इस डे की और भी ज़्यादा महत्व यूँ बढ़ जाता है क्योंकि आप अपनी इच्छा से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, आप पेड तरीके से नहीं जाते हैं। जी। तो कैसा लगता है? इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं फ़र्क बताती हूँ। 14 जून को वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को हमारे देश के लिए मनाया जाता है। और ये एक टोकनिज़म है और इस माध्यम से हम हमारे जो ब्लड डोनर्स हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं, उन लोगों को सम्मान करते हैं और साथ ही साथ पूरे कंट्री में हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन करते हैं। और ये एक तरीके से लोगों को रिमाइंडर है कि हमें एक बार ब्लड देके चुप नहीं बैठना होता है, ये हर 3 महीने दे सकते हैं। और क्योंकि ये रखा नहीं जा सकता है, इसीलिए बार बार आपको देते रहना है और हम तभी इतने सारे मरीजों की देखभाल कर पाएंगे। डॉक्टर वनश्री, जब हम बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की, तो आप रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो किस तरह के चैलेंज आप देखने को मिलते हैं आपको, खास तौर पर कि जब ब्लड की कमी होती है तो किस तरह से लोगों को आप काउंसिल करती हैं कि नहीं ब्लड बैंक के ज़रिए आप दान करें? कंट्री में हमारे 89 ब्लड बैंक्स हैं जो कि 15 स्टेट्स में है। और ब्लड डोनेशन जो रेड क्रॉस का एक कोर एक्टिविटी है, नियर अबाउट 15 लाख यूनिट हम लोग साल में कलेक्ट करते हैं कंट्री के लिए। मेन चैलेंजेस देखा गया है कि आप यूथ को जोड़ते तो हैं मगर वो रिटेन नहीं रहता, वो बाद में 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपको फिर अप्रोच करना पड़ेगा उनको ब्लड डोनेट कराने के लिए। सेकंड चैलेंज आता है कि कौन से एरिया आप चूज़ करेंगे। यदि कॉर्पोरेट चूज़ कर रहे हैं तो दे आर वेरी बिजी, आपको टाइम नहीं मिलेगा। रिलीजियस सेंटर्स हैं वो काफ़ी आगे आ रहे हैं, तो एक प्रॉपर एडवोकेसी जो आपको कम्युनिटी एडवोकेसी करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंस रेड क्रॉस बहुत आगे ले जा रहा है और नियर अबाउट हमारे 89 में 62 ब्लड बैंक्स ऐसे हैं जो 100% वॉलंटरी डोनेशन पे पहुंच चुके हैं।
बाकी जो ब्लड बैंक्स हैं उनको भी हम आगे ला रहे हैं कि आप भी 100% वॉलेंट्री करिए, क्योंकि 100% वॉलेंट्री से ही आप रिप्लेसमेंट फेज आउट करेंगे, चाहे धीरे धीरे करें, मगर ये इम्पोर्टेंस वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन का हमारी कंट्री में आना चाहिए। डॉक्टर मकरू, आप बहुत सालों से रैलियां करते आए हैं और लोगों को जागरूक करते आए हैं, तो अब क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं? जो नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनर डे है, हम हर साल रैलीज, सेमिनार, सिम्पोजियस करते रहे आते हैं और दूरदर्शन हमें बड़ी सहायता करते हैं उनमें, ताकि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं जनरल पब्लिक में कि वो आगे आए और अपने खून का दान कर ले। और लोगों को, क्योंकि आप देख लिए आप ब्लड की दरकार जो हर को, मतलब हमारे देश में कोई अकॉर्डिंग टू WHO कोई 113.5 मिलियन है, जबकि अभी हम सिर्फ 11.5 मिलियन कलेक्ट करते हैं। सो देयर इज़ अ गैप इन द डिमांड एंड सप्लाई। और इसकी वजह से मतलब हम जो चाहते हैं लोगों में जो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं इन रैलीज से, सिम्पोजियम से, सेमिनार से, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिनेरियो वी कुड नॉट, सो वी आर कंडक्टिंग दिस स्मॉल get together so that we have a panel discussion to create this awareness. डॉक्टर किरण, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बात कर रहे हैं ब्लड डोनेशन की, तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं? लोगों को शायद पता भी नहीं है, बहुत से लोगों को तो अपना ब्लड ग्रुप भी नहीं पता होता जब, लेकिन वो ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं तो कुछ टेस्ट उनके वैसे ही हो जाते हैं। वो 5 खास बात, क्या क्या टेस्ट होते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। जब ब्लड डोनर आता है कैंप में ब्लड डोनेट करने के लिए, तो उसका वहाँ एक डॉक्टर बैठे होते हैं जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जी। और हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए। उनका एज 18 से 65 होना चाहिए, मिनिमम वेट 45 होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम के ऊपर होना चाहिए। इसके बाद उन्हें फिट किया जाता है और डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है कि कहीं कोई लंबी बड़ी बीमारी तो नहीं रही, कोई लंबा इलाज तो आपका नहीं चल रहा है, और फिर उनके सवालों का जवाब दिया जाता है। और हमारे पास काउंसलर्स होते हैं, काउंसलर्स उन्हें बहुत अच्छे से काउंसिल करके उन्हें समझाते हैं कि अब आपके साथ क्या किया जाएगा। आपके एक इकाई जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उससे हम 3 कम से कम बनाते हैं, 3 यूनिट्स और बनाते हैं, 3 यूनिट से, 1 यूनिट से। कोविड में हम लोगों ने हिस्ट्री टेकिंग थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है, जिसमें हम ये जानना भी चाहते हैं कि कहीं मरीज़ के परिवार में किसी को बुखार या जुकाम और जो नॉर्मल सिम्टम्स कोविड के होते हैं वो तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो हम उसे डेफर कर देते हैं। और बाकी जैसे सर ने, डॉक्टर मकरू ने कहा, हम लोग बहुत पूरे वैसे प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं नॉर्मली जो सब जगह कोविड के लिए किया जा रहा है। जो यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशंस है, वो मास्क पहने रहेंगे, अगर वो मास्क उनके पास नहीं है तो हम उन्हें मास्क देते हैं, उनका टेम्परेचर लेते हैं और उनकी हिस्ट्री डिटेल में लेते हैं। हमारे जो कर्मचारी होते हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारा स्टाफ होता है, वो स्टाफ पीपी किट पहना रहता है और उनके चेहरे को हम दूसरे तरफ रखते हैं ताकि हमारा स्टाफ भी बचा हुआ रहे। हमारे स्टाफ को भी अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो अभी तक पता नहीं चला है तो ट्रांसमिट ना हो जाए। फिर उसके बाद पूरे जगह की क्लीनिंग, सैनिटाइजिंग होती है, फिर एक लॉट हम दोबारा लेते हैं। वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। और अब जो देखने को मिल रहा है, शुरू के 3 महीने तो नहीं आए थे डोनर्स, अब बहुत मात्रा में डोनर्स आने लगे हैं। ये बहुत अच्छी बात है जी, उन्हें समझ है कि इसके बिना नहीं चल सकता है। डॉक्टर वनश्री, तो एक चीज़ निकल कर है, आपने कहा हम रिलीजियस तरीके से कुछ स्टेट्स में काम कर रहे हैं, उनको काउंसिल करते हैं कि आपके यहाँ पर कमी है, तो कुछ भ्रांतियाँ भी जुड़ी हुई है, जैसे कमज़ोरी आ जाएगी या फिर किसी तरह का कोई ऐसा प्रोसीजर फॉलो किया जाए, तो उस पर आप किस तरह से काम करते हैं? उनको, कम्युनिटी को ये एडवोकेसी दी जाती है कि ब्लड देने से आपको कमी नहीं आएगी। दूसरा, उनको एक डर रहता है कि मुझे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। ये डिस्पोजेबल्स निडल होती हैं, इनको बैग्स भी दिखाया जाता है। और जब ग्रुप गैदरिंग्स में हम पूरा प्रोसीजर का एक वीडियो फिल्म भी उनको दिखाते हैं कि कैसे हम बैग ले रहे हैं, ये डिस्पोजेबल है, बाद में इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, वो डिस्कार्ड कैसे किया जाएगा, ये सारा होगा। साथ में उनको जो रिपोर्ट दिया जाएगा, यदि आपको कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ निकलती है तो आपको ये रिपोर्ट मिलेगी, इस तरह के आपको कंसेंट भरना पड़ेगा, ये सारा प्रोटोकॉल उनको फॉलो करना पड़ता है। साथ में यदि उनके पेरेंट्स भी आना चाहते हैं, कई बार हम कॉलेजेस में कैंप लगाते हैं या स्कूल में 18+ के साथ, तो पेरेंट्स भी रहते हैं साथ में या टीचर्स रहती हैं,
उनके साथ भी एडवोकेसी की जाती है कि आप भी इस आगे इन चीज़ों से जुड़ें, क्योंकि ब्लड डोनेशन एक मेंबर ही सिर्फ लिंक हो रहा है इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, उनकी पूरी फैमिली, उनकी पूरी कम्युनिटी या उनका फ्रेंड सर्कल भी आगे आना चाहिए। मेन चैलेंजेस जो हमने देखा है कि जब भी कॉलेजेस में होता है तो क्योंकि एक पीयर ग्रुप होता है कि मेरा फ्रेंड दे रहा है तो मैं भी दूं, मगर जब भी एक इंडिविजुअल ब्लड दे रहा होता है तो उसके अंदर वो इंथुजियाज्म नहीं होता, या कह सकते हैं कि वो कोई प्रेशर नहीं होता कि मैं क्यों दूं, मुझे जब ज़रूरत होगी तब मैं दूंगा। तो जनरली ब्लड डोनेशन कैंप्स जो लगते हैं रिलीजियस यूनिट्स में, जहाँ पे उनके गुरुजी यदि एडवोकेसी कर रहे हैं कि आप लोग को देंगे, आपको ये किसी की आप हेल्प कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। डॉक्टर मकरू, जब जिस गैप की अभी बात की है, कहते हैं कि 21 दिन में फिर से खून बन जाता है और 3 महीने बाद फिर से आप खून दे सकते हैं दोबारा, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशंस क्या होती हैं वो भी हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जैसे किरण जी ने बताया, ब्लड डोनेशन से पहले हम प्री टेस्ट काउंसलिंग करते हैं। वो बीमारियां, जैसे किसी को पीलिया हो, किसी को टाइफाइड हो, टैटू बनाया हो, 6 महीने तक कहते हैं अगर आपने टैटू बनवाया तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। 1 साल के लिए जी। अगर किसी का टाइफाइड है उसमें 1 साल, जॉन्डिस हो उसमें हम कहते हैं अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, लाइफ लॉन्ग के लिए उनसे ब्लड नहीं लिया जाता है। हाई रिस्क बिहेवियर हो, उनसे ब्लड नहीं लिया जाए। ऐसी बड़ी बीमारियां हैं, या किडनी जो प्रॉब्लम्स हो, किडनी प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, उनसे ब्लड नहीं लिया जाता है। कुछ कंडीशन होती है, जैसे किसी ने सिर दर्द की गोली खाई एस्प्रिन, अगर वो प्लेटलेट्स के लिए आता है उनसे हम 48-72 घंटे ब्लड नहीं लेते, यानी एंटीबायोटिक नहीं, एस्प्रिन जो होती है ना सिर दर्द की गोली, जब अगर हमें प्लेटलेट होती है। या डेंटल प्रोसीजर किसी ने कराया हो, प्रोसीजर में भी हम 6 महीने के लिए नहीं लेते हैं। ऐसी चीजें हैं जिनकी लिस्ट लगी है। आजकल ब्लड बैंक्स में हम वो लिस्ट लगी होती है, वो डोनर को कहा जाता है, जो पढ़े लिखे डोनर है वो देखते हैं, वो सेल्फ एक्सक्लूजन भी करते हैं। ये इससे देखा गया, जब भी सेल्फ एक्सक्लूजन से कुछ लोग जो 1-to-1 उनका इंटरव्यू होता है, दे डोंट कम फॉरवर्ड, मगर जब वो देखते हैं यार हाई रिस्क बिहेवियर है, कुछ है, वो खुद ही कहते हैं, मतलब डोनेट नहीं करते हैं। तो ये सब उसमें आ जाता है। जैसे कि किरण जी ने बता दिया या वंशी जी ने बता दिया, हमारे मुल्क में जागृति ऐसे लानी है कि एक आदमी को हम बताते कि एक आदमी सिर्फ अपने लिए नहीं बना पड़ा है, उसकी एक कमिटमेंट है टुवर्ड्स द फेलो ह्यूमन बीइंग, एंड इसलिए हम वो जागृति पैदा करते हैं। आप देखिए, a country with 1.3 billion population, but still we have the shortage of the blood. Actually, we should have so much of the blood, we should actually export what we call blood and blood products like albumin, immunoglobulin. Presently, we are importing around 5 billion rupees of these blood products from the neighboring countries and to give to our patients. Especially जैसे कि अभी आपने कहा कोविड के दौरान एक बड़ी चीज़ जो सामने आ गई, उपलब्ध जो करते हैं कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी। इसके लिए ये जो भी डोनर, अब ये आदमी जिसको कोविड हुआ है, जब वो बिल्कुल ठीक होता है 28 दिन के बाद, जबकि उसमें शरीर में एंटीबॉडीज बनी होती है, तब उसे प्लाज्मा लिया जाता है और वो पेशेंट्स को दिया जाता है। अब देखिए, वो अपने खून का दान कर सकता है। एक आदमी जो बिल्कुल सेहतमंद हो, उसको कोई किस किस्म की बीमारी न हो, अपने खून का दान हर 3 महीने के बाद, और जबकि एक महिला हर एक 4 महीने के बाद अपने खून का दान कर सकती है। और हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50 बार, 100 बार, 150 बार अपने खून का दान किया है। डॉक्टर किरण, यहाँ पर एक चीज़ है कि खून जब आप दान करते हैं, अपना रक्त दान के लिए जाते हैं, तो उसके फ़ायदे बहुत हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके खून के थक्के नहीं जमते, आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। और क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। हमारे नैको का स्लोगन भी था 2-3 साल पहले, हम लोगों ने स्लोगन जो बनाया था, करके देखो अच्छा लगता है। हाँ। बहुत सिंपल सा छोटा सा लाइन है, वो एक्चुअली इतनी अच्छी अनुभूति देता है आपको। और एक्चुअली आप अगर रेगुलर वॉलंटरी
स्वैच्छिक डोनर बने और रेगुलर बने, रिपीट रेगुलर डोनर बने, तो आप बहुत अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं। आप अच्छा खाते पीते हैं, आप वॉक के लिए जाते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश रखते हैं, आप चाहते हैं आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे ताकि अगली बार हीमोग्लोबिन के कारण आप डेफर नहीं हो जाएं। तो ये जो एक साइकिल है जो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग देता है और आप बार बार करना चाहते हैं और यू स्टार्ट लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ वेरी वेल। सो इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही मैं जानती हूँ जी, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ डॉक्टर वनश्री, जब हम बात करते हैं थैलेसीमिया की, ल्यूकीमिया के मरीजों की या फिर एक्सीडेंटल केसेस की, वहाँ पर एकदम से ज़रूरत पड़ती है और आपके पास तो ऐसे बहुत सारे वाक़ये होते होंगे, ऐसे केसेस आते होंगे कि आपको एकदम से इमीडिएटली वो कमी को पूरा करना होता होगा। तो उस सिचुएशन में आप कैसे टाई अप करते हैं बाकी हॉस्पिटल्स के साथ या बाकी लोगों के साथ? वो सिचुएशन कैसी होती है, वहाँ क्या चैलेंजेस होते हैं? इसमें हमको पहले नीड असेसमेंट करके देखना पड़ता है कि रूटीन में आपके कितने थैलेसेमिक बच्चे हैं जो डेली ब्लड ले जाएंगे और इमरजेंसी में कितने आपके पास केसेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कैंप्स फिक्स करते हैं। डेली मेरे 1 या 2 कैंप्स होते हैं और नियरली 95% हमारा ब्लड जो है ब्लड डोनेशन कैंप से ही आता है वॉलेंट्री। तो नीड असेसमेंट के बाद आपके पास स्टॉक का क्रिटिकल लेवल मेंटेन करके रखना पड़ता है कि इतने इतने यूनिट्स आपके हर ग्रुप्स के अवेलेबल होने ही चाहिए। और इन केस यदि आपका स्टॉक ख़त्म हो जा रहा है तो आपको इमीडिएटली नेक्स्ट 2 डेज़ में और एक और कैंप लगाना पड़ेगा। इन एंड आउट बैलेंस हमको मेंटेन रखना पड़ता है बिकॉज इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, 35 डेज़ और विद स्पेशल बैग 42 डेज़ और प्लेटलेट्स आपके सिर्फ 5 डेज़ के लिए हैं। तो डेंगू पीरियड में आपको स्टॉक ऑफ प्लेटलेट भी मेंटेन करना है। तो नियर अबाउट जो कैंप्स होंगे वो ऐसी डिस्टेंस पे लगाइए कि आप ब्लड वापस मंगा के विद इन 5 to 6 आवर्स आप इसको कंपोनेंट बना पाएँ। और अभी कैंप बहुत दूर तक लग रहे हैं क्योंकि अभी इतने प्लेटलेट्स नहीं चाहिए, रेड सेल्स चाहिए। थैलेसेमिक पेशेंट नियर अबाउट हर जगह से हमारे पास आ रहे हैं और उनकी तो लाइफ इस पर डिपेंड है पूरी तरह और उनको से। रेगुलर चाहिए, उनके पास कोई डोनेशन भी नहीं होगा, ना आप उनसे मांग सकते हैं, वॉलंटरी डोनेशन से ही ब्लड मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंप्स लगाने पड़ रहे हैं। एक्सीडेंट केसेस हैं, यदि आपको 10 यूनिट ब्लड चाहिए होगा तो उस समय आप उनके कितने डोनर्स आ जाएंगे देने के लिए। तो मैक्सिमम हमारा ब्लड तो 100% वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन पे ही वी आर टारगेटिंग। मगर जो अपने आप भी ब्लड देना चाहते हैं, उनके ग्रुप में हैं लोग देने के लिए रेडी हैं और फिट हैं, तो हम उनको भी बोलते हैं कि आप भी आगे आइए, आगे दीजिए और वॉलेंट्री डोनेशन से ही स्टार्ट करिए क्योंकि आपके मरीज को आज चाहिए, कल आपको किसी और को जरूरत पड़ेगी, तो वाई नॉट यू एनरोल एज ए वॉलेंट्री डोनर, तो वो भी आगे आते हैं। डॉक्टर मकरू, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो फायदा उनको होता है, आजकल ये देखा गया है जो अपने खून का दान अक्सर करते हैं उनमें हार्ट अटैक्स बहुत कम होते हैं। होता नहीं एक दैट इज व्हाई वी मेड अ स्लोगन, डोनेट ब्लड सेव योर हार्ट। एक आदमी जो अपने खून का दान, क्योंकि ऐसी चीज है जब खून का दान करते हैं ब्लड में जो फैक्ट्री है बोन मैरो, दिस ब्लड गेट्स रिप्लेनिश्ड एंड सो नई सेल्स बनाती है, न्यू सेल्स। सो वी से डोनेट ब्लड बिकम यंग, यू थ्रो यंग ब्लड इनटू योर सर्कुलेशन। सो और आपका इन्फेक्ट पता लगता है कोई किस्म की बीमारी, हेपेटाइटिस तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, एच, पूरा मलेरिया, कोई किस्म की अगर इन्फेक्शन है उसका भी पता लगता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है एक डोनर अपने खून का जब दान करता है वो एक जान बचाता है। दैट इज थिंक व्हाट हैपेंस। डॉक्टर किरण, कैसा लगता है आरएमएल की, अगर हम यूनिट की बात करें, वहाँ की आप हेड है और वहाँ पर किस तरह का रवैया रहता है लोगों का और खुशी खुशी देकर जा? हमारे यहाँ बीच में जब जो मैंने बताया 3 महीने हमें कमी आई थी, तो हम लोगों ने बहुत सारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से डायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश की और कम से कम 7-8 एसोसिएशंस ने हमें बुलाया। तो हमारी मोबाइल वैन गई और फिर हम लोगों ने जो वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स खींचे, जिस तरीके से हम ब्लड ले रहे हैं और जैसे हम चाहते हैं प्रोटेक्शन करना, वो हमने फिर बाकी RWAs को भी सर्कुलेट किया एंड देन हमें कई सारे कैंप्स उस समय मिल गए। और एक्चुअली RML हॉस्पिटल एक टर्शरी केयर सेंटर है, वहाँ इलाज रुक नहीं सकता। कोविड ब्लॉक्स हमारे बने हुए हैं लेकिन नॉन कोविड पेशेंट्स भी देखे जाते हैं, इमरजेंसी सर्जरीज़ कंटिन्यूस होती रहीं
और क्योंकि ये टर्शरी केयर सेंटर है, दिल्ली और इसके आसपास के स्टेट्स के लोग हमेशा आते रहते हैं, तो हमारे यहाँ हमेशा ब्लड की आवश्यकता रहती है, इस दौरान भी रही। और जैसे डॉक्टर वंशी ने कहा, थैलेसीमिक पेशेंट्स हमारे, हमने कोशिश की कि उनको कहीं और नहीं जाना पड़े और हम सप्लाई कर पाए। तो ऐसे ही रक्तदाता थे जो आते थे और देते थे। और हमारी जो काउंसलर होती हैं उनको हम लोग वहाँ फ़ोन, सबके फ़ोन नंबर्स होते हैं हमारे पास में, आप फॉलो अप करते रहते हैं? उनको फॉलो अप करते थे, उनको हम रिक्वेस्ट करते थे कि हमें ज़रूरत है, आप आके दे जाओ। और हमने बहुत अच्छा रिस्पांस देखा, ऐसा कभी नहीं फील हुआ कि इसके कारण किसी की सर्जरी रुक गई। तो ये जागरूकता तो आ ही रही है, अपने देश में जागरूकता काफ़ी हद तक आ गई है और आने की ज़रूरत है। मेरा ये समझ है कि अगर लोग अपने आप आकर ब्लड दे के जाएँ तो हमें रिप्लेसमेंट डोनर ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, हमारे पास इतना रहेगा कि हम अपनी तरफ से ब्लड देते रहेंगे और हमें लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा कि अपने रिश्तेदार लेके आओ, फ्रेंड्स लेके आओ। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। सरकार ने बहुत तरह से इस दिशा में काम किया है। हम लोग एक चेंज देख रहे हैं कि स्वैच्छिक रूप से भी लोग आकर ब्लड दे के जाते हैं। जी डॉक्टर वनश्री, रेड क्रॉस का डेटा क्या कहता है, अभी हमें कहाँ तक और आगे जाना है? रेड क्रॉस का जो इंटरनल हमारा अपना रेड क्रॉस का डाटा है, वो उसमें तो वॉलेंट्री परसेंटेज हम अचीव मैक्सिमम कर चुके हैं कुछ स्टेट्स को छोड़ के, मगर जो कंट्री का वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन है उसमें अभी तो मतलब हमको बढ़ाना पड़ेगा। हमारी अपनी कंट्री का? हाँ, इंडिया की जो वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन है, स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 70% हम पहुँचे हैं और कुछ ब्लड बैंक तो अभी वॉलेंट्री डोनेशन में ज़ीरो हैं। तो इंक्रीज ऑफ वॉलेंट्री डोनेशन ही एक टारगेट होना चाहिए और रिपीट डोनेशन, क्योंकि कुछ डोनर एक बार दे के फेज आउट कर जाते हैं, देन दे डोंट कम बैक। तो रिपीट होना चाहिए, एटलीस्ट ईयर में यदि 2 बार भी दें वो रिपीट डोनेशन, तो हमारा कलेक्शन बढ़ेगा। साथ में डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट सप्रेशन यूनिट्स और होनी चाहिए एंड क्लिनिशियंस के पास ये होना चाहिए कि अनअवॉइडेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे वेस्टेज भी होती है। और यदि 100% कंपोनेंट सप्रेशन कर लेंगे तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होगा ब्लड का। तो ये 3-4 जो इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए, वो उसके ऊपर मैं एम्फेसिस करूँगी। और नए लोगों को जोड़ना, यूथ को जोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री में मैक्सिमम परसेंटेज यूथ का है। और उनको हमको रेगुलर इम्पोर्टेंस के अलावा उनको थैंक यू देना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार वो आपके साथ यदि जुड़े हैं और ऑल द वे आके आपको ब्लड दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो आप उनको उनके बर्थडे पे विश करें, न्यू ईयर पे विश करें, और वो एक फैमिली मेंबर्स की तरह उनको लिंक करना पड़ेगा, तभी वो आपके आगे तक आपके साथ रहेंगे और नए लोगों को और जोड़ेंगे, इसमें नए लोग और जुड़ें और हमारा देश पीछे ना रहे ब्लड डोनेशन में, वॉलंटरी। जी डॉक्टर मकरू, आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश ये है, एक नंबर 1, देयर इज अ नीड टू हैव अ सेंट्रलाइज्ड ब्लड कलेक्शन एंड टेस्टिंग, सो दैट actually patient should not be made to go from pillar to post for want of the blood. When there is a centralized collection and testing, it should be like milk supply scheme, that every hospital blood bank should be provided this tested blood from these main centers. And lastly, I have a message that I want to congratulate the blood donors and blood donor organization for their contribution, the gift of blood. And I feel that they will keep on this gesture of voluntary blood donation, continue this, so that we don't have any dearth of blood in our blood banks for the needy patient, especially thalassemia patient, hemophilia patients, where blood is a lifeline for them. Right. What's your message, Dr. Kiran? अगर हम स्कूलों में जाएं, छोटे बच्चों को हम मैसेजेस दें, क्विज कंपटीशन करें, पोस्टर कंपटीशंस कराएं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस दिखाएं, और जब हम कैंप करें तो हम स्कूल के साथ टाई अप करें। ये हम लोगों ने करके देखा है। उनके 5-6 बच्चों को एज वॉलंटियर्स हम कैंप में ले लेते हैं, और बहुत छोटी चीज़ें, रिफ्रेशमेंट देना, डोनर से हाल चाल पूछना, एक बैंडेड लगा देना, आप ठीक तो हैं, यू नो, लिटिल थिंग्स like this, and they get involved. And once they get involved,
फिर जब वो 18 साल के होंगे उनके अंदर इस चीज़ का डर खत्म हो चुका होगा। जो भ्रांतियां हैं उसमें एक बहुत बड़ा डर है लोगों के मन में कि सुई चुभेगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे, और जब वो बचपन से ये चीज़ देख रहे होंगे तो उन्हें ये लगेगा कि नहीं, हमने तो इतना देखा हुआ है, इट्स अ नॉर्मल थिंग टू हैपन, बचपन से करते आए they हैं are prepared for it. So my message is that we should now go down to the school levels and हम उनको sensitize करें, उनके लिए छोटा competition करें और उनको इस चीज़ का एक पार्ट बनाएं, जो बहुत ज़रूरी है कि हमारा फिर जब वो युवा होंगे तो फिर वो रक्तदान कर पाएंगे। डॉक्टर वनश्री, लास्ट मैसेज फ्रॉम यू। इसमें मैं मैसेज कम्युनिटी को देना चाहूँगी कि हर इंडिविजुअल और सारी कम्युनिटी का एक रोल होता है कि आप अपनी कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं। तो ब्लड डोनेशन एक ऐसा है कि आप बस थोड़े देर के लिए आएँ, ब्लड डोनेट करें। यदि आप फिट हैं, आप नहीं फिट हैं तो अपने किसी भी फैमिली मेंबर, अपने ग्रुप्स को मोटिवेट करें, और ये बेस्ट वे है अपनी कम्युनिटी को, अपने देश को आगे लाने के लिए। रक्तदान है, महादान है। बिल्कुल। डॉक्टर किरण, डॉक्टर वनश्री, डॉक्टर मकरू, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही कहेंगे, जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये चीज़ तो आई है कि हाँ, हम भी जाएं, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करें, अपनी इच्छा से ब्लड डोनेशन करें और बहुतों की ज़िंदगी बचाएं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।